नमस्कार, जय हिंद। आज हम ब्लड के बारे में अगले टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ब्लड के बारे में आज हम समझेंगे और ब्लड एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके दो या तीन वीडियो हम डालेंगे। आप इसको आज ढंग से पढ़ें। सबसे पहले हम ब्लड को जानें। उर्दू में ब्लड को लहू और हिंदी में रक्त या खून कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड यानी ब्लड का जो रक्त का अध्ययन है उसे हम सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब सेरोलॉजी में स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी हम कह सकते हैं। आप देखें, सबसे पहले ब्लड जो होता है वो एक नेचुरल कोलाइड होता है। अब कोलाइड क्या है समझे, एक ऐसा लिक्विड जिसे हम किसी चीज़ से छाने तो कुछ पार्ट उसी में रह जाए। जैसे कपड़ा में हम मलाई वाला दूध छान दें तो कुछ मलाई कपड़े में फंस जाती है या छन्नी में फंस जाती है, तो ऐसे लिक्विड को हम कोलाइड कहते हैं। तो ये जो ब्लड हमारा होता है यह एक प्राकृतिक कोलाइड यानी नेचुरल कोलाइड होता है। अब अगला है, ये जो ब्लड होता है ये कनेक्टिंग टिश्यू होता है। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब ये होता है ये पूरे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है यानी जोड़ के रखता है। आपने देखा होगा कि शरीर के जिस अंग में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है वह अंग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, वह धीरे धीरे उसमें सूजन आ जाता है और काम करना बंद कर देता है। तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। जब तक ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा तब तक आपके बॉडी के सभी पार्ट सही तरीके से काम करेंगे और ये क्या करता है, जोड़ के रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, इसलिए इसे क्षार कहते हैं। जिन लिक्विड का पीएच मान 7 से कम होता है उसे एसिड यानी अम्ल कहते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है उन्हें हम क्षार कहते हैं, और जिनका मान 7 में रुक जाता है उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं या उदासीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ब्लड के बारे में हम जाने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली होते हैं। मेल में 5.5 यानी 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 5 लीटर कम होता है, सॉरी 5 ही लीटर होता है। यानी मेल में जो पुरुष होते हैं उनमें आधा लीटर ब्लड ज़्यादा होता है और मेल यानी महिला में आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। तो पुरुष में 5.5 लीटर और महिला में 5 लीटर होता है। एक दिन मैंने किसी से पूछ लिया कि भाई 5.5 लीटर पुरुष में होता है और महिला में आधा लीटर कम क्यों होता है, तो कहते हैं शादी के बाद वो अपने पति का आधा लीटर खून चूस लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की कहावतें हैं, समझा। मेल में कितना 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर ब्लड होता है। अब ये ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो देखिए दो परिस्थितियों में ब्लड का निर्माण होता है। एक, बच्चा जब भ्रूण में रहता है, बच्चा 2 महीने का हो, 4 महीने का हो या 9 महीने का, जब तक वह गर्भ में रहता है तो उसे हम एम्ब्रॉय या भ्रूण कहते हैं। उस स्थिति में बच्चे के लीवर के मेसोडर्म में, आप लीवर याद रखें, यदि मेसोडर्म याद नहीं रहता है तो बच्चे के लीवर के मेसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। कब? एम्ब्रॉय यानी भ्रूण में। जब तक बच्चा पेट में रहता है उसे हम भ्रूण कहते हैं, वो चाहे 9 महीने का हो चाहे 4 महीने का हो। उस स्थिति में बच्चे के अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है वह लीवर के मेसोडर्म में होता है। इसके बाद जो बड़े हो जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, इनमें आपने देखा होगा हड्डियों के बारे में हमने मानव कंकाल पढ़ाया है, हड्डियां होती हैं। आपको क्या लगता है कि हड्डियां सीधी छड़ जैसे होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है, हड्डियों के अंदर एक जालीनुमा, जैसे जाली या मच्छरदानी होती है वैसे जालिका पाई जाती है, जिसे हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। वहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। तो जो बड़े होते हैं या गर्भावस्था से बाहर आ जाते हैं गर्भ से, उनमें ब्लड का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, यानी हिंदी में से अस्थि मज्जा कहते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लड को हिंदी में रक्त, उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड की स्टडी को यानी अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। और जो मेल में होता है वह 5.5 लीटर होता है और फीमेल में जो होता है 5 लीटर होता है। याद रखिए, आपके एक मिनट का जो टाइम है वो हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिए, पूरा देखिए तो आपको कंप्लीट जानकारी ब्लड के बारे में होगी। ब्लड यानी रक्त एक नेचुरल कोलाइड यानी प्राकृतिक कोलाइड होता है। यह एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है क्योंकि बॉडी के सभी पार्ट को जोड़ के रखता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसके कारण ये क्षार होता है। ब्लड का जो निर्माण होता है
एम्ब्रॉय यानी भ्रूण में जो बच्चे रहते हैं उनके लीवर के मेसोडर्म में होता है, जबकि जो बड़े हो जाते हैं या गर्भ से बाहर आ जाते हैं उनमें बोन मैरो अस्थिमज्जा मज्जा में होता है। आप देखें, सबसे पहले ये कहते हैं कि स्टोर, देखते हैं कि ये ब्लड स्टोर कहता है कहाँ रहता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि जो हार्ट में रहता है। कहाँ रहता है? हार्ट में। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अब आप बिल्कुल गहराई से समझें, ब्लड कभी भी हार्ट में नहीं रहता है। ब्लड, हार्ट का केवल एक काम है पंपिंग करना। क्या काम होता है? पंपिंग करना। वहाँ ब्लड नहीं रहता, वो केवल पंप करता है, वो गैस के आदान प्रदान के लिए, ठीक है ना कि उसमें स्टोर रहता है। वो एक टैंक का काम करता है, जैसे लंग्स होता है ना, फेफड़े, टैंक का काम करता है, पंप का काम करता है। जो कोई आपसे बोले बेटा हृदय का केवल, यानी जो हृदय होता है ना, दिल होता है, उसका केवल एक ही काम है, 1 मिनट में 72 बार धड़कना होता है, बाकी उससे कोई भी फीलिंग्स नहीं आती है। ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए स्टोर कहाँ रहता है। तो पेट में बाएं ओर एस्प्लेन, जैसे हम प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, वहाँ पर ब्लड स्टोर होता है। कहाँ रहता है? एस्प्लेन, जिसे हम हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, वहाँ पर ब्लड स्टोर रहता है। अब ब्लड जहाँ पर स्टोर रहेगा, पैसा जहाँ पर स्टोर होता है उसे हम बैंक कहते हैं। तो ब्लड बैंक के नाम से एस्प्लेन को जाना जाता है। यानी हम एस्प्लेन को क्या कह सकते हैं? बैंक ऑफ ब्लड, यानी ब्लड बैंक के नाम से हम एस्प्लेन या प्लीहा को जानते हैं। अब आगे समझे, हमने बताया था कि आरबीसी का कब्ज, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। तो आरबीसी कोशिकाएं क्या होती हैं? मर के पूरे ब्लड में इधर उधर घूमती रहती हैं। अगर वह वास्तव में खत्म नहीं की जाती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर यानी ब्लड पूरा क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो हमें बीमारियां होंगी। तो वो जो आरबीसी की डेड सेल्स होती हैं वो एस्प्लीन में जाते हैं और एस्प्लीन उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इसी कारण से आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एस्प्लीन को कहा जाता है। तो एस्प्लीन को 2 नाम से जाना जाता है, एक ब्लड बैंक और दूसरा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्र, ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक विषैला पदार्थ होता है। इसकी मात्रा ज़्यादा होने पर क्या होता है? यह हार्ट में जाता है और चिपक जाता है, जिससे हार्ट फैलता पिचकता नहीं है, उसको फूलने नहीं देता है, और इससे लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक लिक्विड होता है और यह कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में उपस्थित होना भी जरूरी है। इसकी मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। यदि इससे ज़्यादा हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है ना। तो यह एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति होना भी जरूरी है। तो 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। अब देखें, अब ये जो ब्लड होता है, ध्यान रखिएगा, जो ब्लड होता है इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है आयरन, आयरन और हीमोग्लोबिन, आयरन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी। ध्यान रखिएगा, ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है यह मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ध्यान रखिए, जब 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है फीमेल में और मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर, इसका मतलब फीमेल में ब्लड कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, आरबीसी कम होती है, जबकि मेल में हीमोग्लोबिन क्या होता है? ज़्यादा होता है, आयरन भी ज़्यादा होता है और ब्लड भी ज़्यादा होता है। आयरन की अधिकता के कारण मेल की जो स्किन होती है वो ज़्यादा सांवली पाई जाती है, जबकि फीमेल की स्किन आयरन की कमी होने के कारण उनकी स्किन जो होती है वो थोड़ी सी गोरी दिखती है। तो कहते हैं हम बड़े गोरे हैं, लड़कियां गोरी नहीं होती हैं। अब देखो, आयरन होता कैसा है? कलर में कैसा होता है? काला होता है। तो जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सांवला होगा, जिसमें आयरन की मात्रा कम होगी वो कम सांवले होंगे। तो खासकर मेल में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण वे लड़कियों की तुलना में थोड़ी सी सांवले होते हैं। दूसरा फैक्टर समझे, आयरन कैसा? आयरन बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। फैट और आयरन समझे,
फैट की मात्रा लड़कियों में ज़्यादा होती है। यही कारण है कि लड़कियां 2 रोटी खाएं और लड़के 2 रोटी खाएं तो लड़कियां ज़्यादा मोटी होती हैं। लेकिन आयरन स्ट्रांग होता है यानी मजबूत होता है, जिसके कारण 2 रोटी लड़के खाएं और 2 रोटी लड़के खाएं तो लड़के थोड़ी सी यानी मेल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक ही जैसे एक मुक्का आप किसी लड़की को मारिए और एक मुक्का लड़की आपको मारे तो आपको कम लगेगा, लड़की को ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके अंदर आयरन है, आप स्ट्रांग हो, ठीक है ना। तो मेल क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन की मात्रा ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो आरबीसी ज़्यादा, आरबीसी ज़्यादा तो ब्लड ज़्यादा, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा, मेल में 5.5 लीटर ब्लड होता है, फीमेल में 5 लीटर। मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर वो होता है क्या आपका हीमोग्लोबिन, जबकि फीमेल में आपका 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब देखिए, रक्त परिसंचरण का मतलब होता है, विलियम हार्वे ने बताया रक्त जो होता है वो परिसंचरित होता रहता है, मतलब गति करता रहता है। आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वह क्या करता रहता है? गति करता रहता है। कोई भी चीज जब गतिशील रहती है तो उसके मध्य घर्षण होता है, घर्षण के कारण उसका ताप बढ़ता रहता है, ठीक है ना, यानी उसमें ऊष्मा रहती है। जैसे ऐसा समझे आप, हाथ को आपस में आप रगड़े तो हाथ आपका गर्म हो जाएगा, जैसे आप छोड़ दोगे हाथ को रगड़ना बंद कर देंगे तो हाथ क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो ब्लड पूरे बॉडी में क्या करता है? चलता रहता है, गति करता है, और गति के कारण घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी गर्म रहता है। तो बॉडी के अंदर जो 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है वह ब्लड सर्कुलेशन के कारण रहता है। जब किसी की डेथ हो जाती है या ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है, उस स्थिति में ब्लड जब गति करना बंद कर देता है तो उसकी पूरी शरीर ठंडी हो जाती है, क्योंकि ब्लड जब तक गति करेगा तो उसमें घर्षण होगा, घर्षण के कारण क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ब्लड जब तक मोशन, ब्लड का एक टाइम होता है, 120 हृदय से बाहर जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, यह 120 और 80 कंटिन्यू चलता रहता है। कंटिन्यू चलने के कारण ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। एक ही टेम्परेचर रहता है। 37 डिग्री से ज़्यादा हुआ मतलब आपको फीवर है, उससे कम हुआ तो और कोई समस्या हो जाती है, ठीक है ना। यदि मोशन कम हुई तो टेम्परेचर कम, ब्लड की मोशन ज़्यादा तो टेम्परेचर हाई होता है। बीपी की स्थिति में टेम्परेचर हाई हो जाता है, बीपी लो की स्थिति में टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण का सिद्धांत विलियम हार्वे ने दिया था, ठीक है ना। अब अपन समझते हैं ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया ब्लड बॉडी में क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो गति के कारण ब्लड की स्पीड कंफर्म होती है, हृदय से बॉडी की ओर, बॉडी के सभी पार्ट्स की ओर 120 की स्पीड से जाएगा और रिटर्न आएगा 80 की स्पीड से। इस हिसाब से मानव का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो पहला काम ब्लड का मानव के यानी शरीर का टेम्परेचर यानी ताप नियंत्रित करना। पहला ब्लड का काम क्या हो गया? ताप नियंत्रित करना। दूसरा, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। ये क्या करता है ब्लड? पोषक पदार्थों को परिवहन करता है। एक बात बताइए, जैसे आप टेबलेट खाएं तो टेबलेट को कैसे पता होगा भैया कि दर्द यहाँ पर हो रहा है, इस कारण से हो रहा, यहाँ हमें जाना है। टेबलेट को तो नहीं पता है। टेबलेट क्या होती है? ब्लड में घुल जाती है। घुलने के बाद जिस बॉडी पार्ट को वह आवश्यक होती है तो ब्लड उसको टैबलेट्स के को लेके क्या करता रहता है? घूमता रहता है। जिस पार्ट में कमी की, जिस चीज़ की कमी के कारण दर्द होता है, तो जहाँ वो ब्लड के साथ टैबलेट जाती है तो वह पार्ट जहाँ उसकी कमी रहती है वह उसको क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है और दर्द क्या होता है? ठीक हो जाता है। कि आपके हिसाब से आपको पता है कि किसी भी टैबलेट को पता हो जाता है कि दर्द कैसे होता है? ऐसा नहीं है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे हमने खाना खाया, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें, तो वो उसको क्या करेगा? ले लेगा। कौन? ब्लड ले लेगा और अपने साथ उसको घुमाएगा और जहां जैसे आवश्यकता होगी बॉडी के पार्ट्स लेते रहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो पहला है शरीर का ताप नियंत्रित करना, दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन करना, तीसरा है गैसों का परिवहन। रेस्पिरेशन सिस्टम में हम आपको बताएंगे, ये जो आरबीसी होता है, ये जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और सेल्स के पास जाता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया
पहले क्या करेंगे, एटीपी का निर्माण करेंगे और 38 एटीपी होने के बाद एक ग्लूकोज बनेगा, उससे ऊर्जा बनेगी। इसी कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब खाना बनाने के बाद, जैसे आपके यहाँ खाना बनता है, तो खाना बनाने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं। जैसे चूल्हे में बना तो राख बन गई, या कि गैस में बना तो गैस बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है, उसको फिर से क्या करेगा, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा और ला के फेफड़े को दे देगा। तो रेस्पिरेशन सिस्टम के द्वारा इसे बाहर कर दिया जाता है। ये हम रेस्पिरेशन सिस्टम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ब्लड जब कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो ब्लड का तीसरा काम गैसों का परिवहन करना। फिर इसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ है, वेस्टेज आइटम हमारे बॉडी के अंदर है, उनको भी क्या करता है, ये लेके घूमता रहता है। और जब लेके घूमेगा, किडनी के पास जाएगा, तो किडनी उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है ना। तो ब्लड में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको क्या करेगा, कौन ऑब्जर्व करेगा, तो किडनी, ठीक है ना। तो डायलिसिस जो होता है, जिसकी किडनी काम करना बंद कर देती है, उनकी रक्त की शुद्धता के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो डायलिसिस होता है वो कृत्रिम होता है, मानव द्वारा किया जाता है। और जबकि किडनी क्या होती है, वो प्राकृतिक होती है मानव के शरीर में। तो किडनी क्या करती है, रक्त को शुद्ध कर देती है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। रक्त के कार्य, पहला शरीर के ताप को नियंत्रित करना, दूसरा पोषक परिवहन समझ ले। तो परिवहन है पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है ना। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। आपको लगता है कि ब्लड केवल एक लिक्विड है, ऐसा नहीं है। देखिए, ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग होता है उसका प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पल्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोगों के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म तो रेड ब्लड सेल बोल देते हैं, डब्ल्यूबीसी का तो व्हाइट ब्लड सेल बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। सी का मतलब सेल नहीं, कार्पल्स होता है। सी का मतलब सेल नहीं, कार्पल्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ब्लड दो पार्ट से बना होता है, एक प्लाज्मा, दूसरा कार्पल्स। देखिए, प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, जबकि कार्पल्स जो होता है वो हार्ड पार्ट होता है। अब ऐसा समझे, जैसे मान लेते हैं हम चाय बनाते हैं, तो चाय में आपको दिखता क्या है, केवल लिक्विड दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ लिक्विड है, उसमें हार्ड पार्टिकल्स भी डाले गए हैं। आपने देखा हार्ड पार्टिकल्स क्या, चाय पत्ती हमने चाय में डाला, गुल मिर्च डाला, शक्कर डाला, ये सब क्या है, हार्ड पार्टिकल्स होते हैं। और लिक्विड में पानी और दूध हो गया, ठीक है ना। तो जो हमारी चाय बनती है वो दो पार्ट से मिलकर बनती है, एक लिक्विड और एक हार्ड पार्ट। तो ब्लड में लिक्विड पार्ट को ही हम प्लाज्मा बोलते हैं और हार्ड पार्ट को कार्पल्स बोलते हैं। थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ये पूरे ब्लड का 60% लिक्विड होता है, यानी प्लाज्मा होता है, जबकि कार्पल्स 40% होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको ये 55 भी मिल सकता है, बुक्स में 55 दे देता है। तो प्लाज्मा ब्लड में कितने परसेंट होता है, 60% होता है, जबकि कार्पल्स ब्लड में 40% होता है, ठीक है। अब देखें, लिक्विड में दो अलग अलग एलिमेंट पाए जाते हैं। ये एक होता है फाइब्रिनोजेन, एलिमेंट नहीं कहते हम इसे हम कह सकते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को बाहर निकाल लिया जाता है, तो प्लाज्मा का जो कलर होता है थोड़ी सी ज्यादा येलोइश यानी पीला कलर हो जाता है। हालांकि प्लाज्मा वैसे भी हल्के पीले कलर का होता है, लेकिन जब इससे फाइब्रिनोजेन को बाहर निकाल लिया जाता है तो यह प्लाज्मा थोड़ी सी ज्यादा येलोइश यानी पीले कलर का हो जाता है। उस पीले कलर के लिक्विड को हम सीरम बोलते हैं। किसी भी बीमारी के जांच के लिए हमारे सीरम को यूज में लाते हैं, यानी बीमारी की जांच सीरम से होती है। तो ध्यान रखें, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन बाहर निकालने पर इसका प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का सा येलोइश और ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम सीरम बोलते हैं, और बीमारी की जांच में सीरम का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट में, कार्पल्स वाले पार्ट में। कार्पल्स जो पूरे होल ब्लड का होता है वो 40% होता है। हिंदी में इसे रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। अब देखें, ये कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं।
एक पार्ट होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट। तो देखें, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पस। सेल नहीं, ध्यान रखिएगा, सेल नहीं बोलेंगे आप। आरबीसी को बोलेंगे रेड ब्लड कॉर्पस, डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पस और प्लेटलेट्स होता है। हिंदी में इसे हम लाल रक्त कणिका, इसे श्वेत रक्त कणिका और इसे बिंबाणु बोलते हैं। हिंदी में भी ध्यान रखें। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पस, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पस और प्लेटलेट। हिंदी में इसे हम लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट यानी श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट को बिंबाणु बोलते हैं। अगर इनका बायो टेक्निकल नाम देखें या बायोलॉजिकल नाम देखें तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइड, डब्ल्यूबीसी को लिक्वियोसाइड और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइड, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइड। आपने सुना होगा कि ल्यूकोमिया एक बीमारी होती है, कैंसर का नाम होता है। डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने या घट जाने से ल्यूकोमिया नाम की बीमारी होती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आरबीसी को हम क्या बोलेंगे? रेड ब्लड कॉर्पस, डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पस और प्लेटलेट। इनका हिंदी नाम लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। इसे हम साइंटिफिक या टेक्निकल नाम से एरिथ्रोसाइड, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन काल की और संख्या की। तो देखें, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है और इसके बाद प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन होता है। समस्या ये आती है भैया कि 120 दिन में आरबीसी मर गया, 4 दिन में डब्ल्यूबीसी मर गया और 7 दिन में प्लेटलेट मर गया। तो जब ये तीनों मर गए तो फिर हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनते कहाँ हैं? तो ध्यान से देखिए, तो इसमें ब्लड का जो प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट होता है वो कभी मरता नहीं है। मरे कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी हड्डियों के बीच जो जालिका होती है उसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो, प्लेटलेट का निर्माण बोन मैरो। तीनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। प्लाज्मा उन्हीं जालिकाओं के बीच में घूमता रहता है। तो जैसे ही आरबीसी मरती है वैसे ही नई आरबीसी बोन मैरो से मिलकर लिक्विड में मिल जाती है, फिर डब्ल्यूबीसी भी मिल जाती है, प्लेटलेट भी मिल जाता है, बैलेंस बराबर बना रहता है, कंटिन्यू बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। एक सवाल आपके मन में आता होगा, यदि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों मर गए तो फिर ये जाते कहाँ हैं? अगर ये बाहर नहीं निकलते या ये समाप्त नहीं होते तो पूरा ब्लड तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो सुनिए, होता क्या है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के कारण लाइसोसोम उपस्थित होता है, तो डब्ल्यूबीसी को लाइसोसोम जला के राख कर देता, खत्म कर देता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो आरबीसी जो मर जाते हैं डेड सेल, वो ब्लड के माध्यम से स्प्लीन में चले जाते हैं और स्प्लीन आरबीसी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और जो प्लेटलेट होते हैं उनमें तो ऑलरेडी क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम के कारण समाप्त हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई? अब देखिए इनकी थोड़ी सी संख्या देख लें। जीवन काल हमने देख लिया 120 दिन आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन और प्लेटलेट का 7 दिन। संख्या देखें, 50 लाख आरबीसी होना चाहिए, 10,000 डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्या 2 लाख होनी चाहिए। 50 लाख को आप 5 मिलियन भी बोल सकते हैं, 5 मिलियन, ठीक है ना, बुक में मिल जाएगा 5 मिलियन। तो कंफ्यूज मत होना कि 5 मिलियन अरे गलत हो गया, ऐसा नहीं। आरबीसी की संख्या 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 और प्लेटलेट की संख्या 2 लाख है, ठीक है ना। यानी रुधिराणु का 95% भाग तो क्या होता है बेटा, आपका आरबीसी हो जाएगा। 5% में ये दोनों आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी? आरबीसी की। ध्यान रखिएगा, एक बार आप मेरे साथ दोहराएं। ब्लड के 2 पार्ट, एक प्लाज्मा और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? कार्पस। अब देखिए प्लाज्मा के 2 पार्ट, फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो फाइब्रिनोजेन को बाहर निकालने पर प्लाज्मा का कलर थोड़ी सी गहरा एलोइस हो जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। बीमारी की जांच के लिए सीरम का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद कार्पलस को हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं। इनके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हिंदी में आरबीसी को लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट को बिंबाणु बोलते हैं। इनका टेक्निकल नाम जो होता है, टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइड आरबीसी को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइड बोलते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। फुल फॉर्म यदि पूछे तो आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पलस, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पलस और प्लेटलेट को तो प्लेटलेट। जीवन काल आरबीसी का 120 दिन जीवन काल, इसकी संख्या 50 लाख या 5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन, इसकी संख्या 10,000 और प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन और इसकी संख्या 2 लाख। अब यहाँ से आगे बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में, क्या क्या फंक्शन ये करते हैं। आरबीसी का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है और प्लेटलेट का क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप कार देखें, आकार कैसा होता है पहले ये देखें। आरबीसी का आकार गोल बटन के जैसे बीच में थोड़ी सी गहरा होता है, ठीक है ना, तो इसका आकार गोल होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का कोई आकार ही नहीं होता। ठीक है, और प्लेटलेट का आकार उत्तल लेंस के जैसे होता है, ऐसे उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के जैसा। ठीक है, देखिए आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, प्लेटलेट का आकार उत्तल लेंस के समान होता है। फिर देखें केंद्रक, हमने बताया आरबीसी में, आरबीसी जब मर जाता है तो वह स्प्लीन में जाता है, यदि उसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता, लाइसोसोम उपस्थित होता तो डिस्ट्रॉय कर देता। तो केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता। हमने आपको आगे बताना है डीएनए और आरएनए के बारे में, सेल में मैंने बताया है केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब ये इसमें आरबीसी में जब केंद्रक ही नहीं पाया जाता तो क्या डीएनए की टेस्ट आरबीसी से हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी कभी पूछ दे कि डीएनए टेस्ट आरबीसी से हो सकती है या नहीं, तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि केंद्रक नहीं पाया जाता और जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसमें डीएनए आरएनए किट नहीं होगा, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी से डीएनए टेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। डब्ल्यूबीसी से डीएनए टेस्ट हो सकता है, नाखून से हो सकता है, बाल से हो सकता है, हमारे थूक से हो सकता है, इनसे डीएनए टेस्ट हो सकता है। ठीक है, प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आगे समझे। ऊंचाई में जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ता है, ऊंचाई में जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं ताकि ब्लड नाक से ना आए। ज्यादा हाइट पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। जब आरबीसी का आकार बढ़ेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए, आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, यही कारण है कि यह स्प्लीन में खत्म होता। लाइसोसोम होता तो वही खत्म कर देता। फिर देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है आरबीसी, ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन। आयरन की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं। यदि आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी मतलब ब्लड की कमी होने पर एनीमिया रोग होता है। तो अगर ऑप्शन में पूछता है कि एनीमिया रोग का कारण है, तो अगर उसमें केवल आयरन दिया है तो आयरन सही है, आरबीसी और आयरन दिया है और बोलता है दोनों, तो दोनों सही है। आरबीसी दे दिया, ब्लड दे दिया और आयरन दे दिया और लिख दिया ये सभी, तो ये सभी। ठीक है, डीएनए की टेस्ट आरबीसी से नहीं हो सकती। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट समझे। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 6 प्रकार के, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल। डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल, 6 हो गए।
लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसिनोफिल है, इनका कोई खास काम नहीं होता, इसलिए इन तीनों को पहले हम साइड कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। तो देखें इन तीनों के बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है आरबीसी की संख्या करेक्ट या ज्यादा होने पर हमें थकान नहीं होती है। थकान नहीं होती है तो मतलब हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है, कोई काम करने, काम शुरू आरबीसी करवा देता है, ठीक है। अब समझे, एंटीबॉडी, जैसे ही कोई मच्छर आपको काटता है, कोई कीड़ा आपको काटता है, या कोई भी ऐसा कीटाणु या बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश करती है, तो उसको सबसे पहले देखने का काम एंटीबॉडी करता है। बीमारी के लक्षण यानी बैक्टीरिया आपके अंदर जैसे इंटर करती है, तो बीमारी को देखने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी। अब देखें, एंटीबॉडी देख लिया, बट वो ना तो मार सकता है ना खा सकता है, तो एंटीबॉडी किसको इन्फॉर्म करता है? लिम्फोसाइड। और लिम्फोसाइड का आकार टी के आकार का होता है, इसलिए लिम्फोसाइड को टी सेल भी कहते हैं। लिम्फोसाइड का आकार ऐसे होता है, इसलिए टी के आकार का, इसलिए इसे हम टी सेल भी कहते हैं। तो एंटीबॉडी किसे जानकारी देगा? लिम्फोसाइड को। अब लिम्फोसाइड उस बीमारी या बैक्टीरिया को मार देगा। अब मार तो दिया, लेकिन वह बैक्टीरिया इधर उधर हमारे बॉडी में घूमती रहेगी, तो उससे जो हमारा ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यह क्या करेगा? ये लिम्फोसाइड मार के चला गया। अब यही एंटीबॉडी जाएगा मोनोसाइट के पास, मोनोसाइट के पास जाएगा और बताएगा कि ये बैक्टीरिया मरी है यहाँ पर। तो मोनोसाइड उसको, जो मरी हुई सेल या मरे हुए बैक्टीरिया, उसको क्या करेगा? खा लेगा। असल में बीमारी को मारने का काम लिम्फोसाइड करता है, लेकिन मरे हुए सेल या बैक्टीरिया को खाने का काम मोनोसाइड करता है। जब मोनोसाइड बैक्टीरिया को खा लेता है तो मोनोसाइड का आकार हो जाता है बड़ा। तो अगर पूछे कि सबसे बड़ा आकार किसका होता है, WBC में सबसे बड़ा आकार तो किसका होता है? मोनोसाइड। वास्तव में रोग को पहचानेगा कौन? एंटीबॉडी। यह बुलाएगा किसको? टी सेल को, यानी लिम्फोसाइट को। बीमारी को मारेगा कौन? बीमारी को पहचानने का काम एंटीबॉडी, बीमारी को मारने का काम किसका होता है? लिम्फोसाइट। और बीमारी को खाने का काम मोनोसाइट। खाने के बाद मोनोसाइट का आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए WBC में सबसे बड़ा आकार यदि कोई पूछे तो आप बता दो मोनोसाइट, ठीक है। अगर ये WBC आपके शरीर के अंदर कम होता है तो आपके अंदर लेज़नेस आएगी, पढ़ने का मन तो करेगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आप इस चैप्टर को सिर्फ पढ़े नहीं, इसको आप पहले चेक भी कराएं। चेक कराने के बाद आप पढ़ने बैठिए, तब आपके दिमाग में जाएगा। वैसे भी कोई भी चीज़ें जो होती है ना, इश्क हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, बातें हो, अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, ये सब पेट से निकलती है। पेट जब भरा रहता है ना बेटा, तब जुबान में आती है। अगर पेट नहीं भरा रहता तो कुछ जुबान में नहीं आता, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे अच्छी बातें हो, चाहे बुरी बातें हो, है ना। और एक चीज ध्यान रखिए, आपका खाली जेब और भूखा पेट जो सिखा सकता है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती है आपको, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो इन चीज़ों को पहले आप चेक कराएं, यदि आपको सही स्टडी करना है, ठीक है ना। और कह देते हैं हमसे याद नहीं होता, अरे याद हो कहाँ से भैया? RBC काम तो स्टार्ट, पढ़ने तो बैठ गए पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसका मतलब WBC चेक करा होगा, पढ़ने में मन लगेगा। आप देखिए प्लेटलेट की बात करते हैं, तो प्लेटलेट का आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस जैसे। केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। यह क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। इससे DNA टेस्ट भी नहीं हो सकता, शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए हम आपको दवाई बता सकते हैं, लेकिन RBC में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप अपने से कोई भी प्रयास ना करें, नहीं यह घातक हो सकता है कि आप आयरन की गोली खाओ। और ये अगर RBC की कमी हो तो डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, वह आपको आयरन की टैबलेट, एक कैप्सूल देगा, धीरे धीरे आपका RBC क्लियर हो जाएगा। तो देखिए काम स्टार्ट कौन करा देता है? RBC। ज्यादा देर तक कंटिन्यू कंसिस्टेंसी कौन बनाता है? WBC। प्लेटलेट से शक्ति प्रदान होती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा। और जिनका ये तीनों
सही है ना। देखिए बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, वो आरबीसी उनका बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो थकते नहीं। तो आरबीसी जिनके पास बढ़िया है आरबीसी, वो आराम से घूमते चलते फिरते दिन भर भाग दौड़ करते फिर भी नहीं थकते हैं। डब्ल्यूबीसी काम को कंटिन्यू बनाए रखता है और प्लेटलेट से शक्ति देता है, ठीक है ना। अगले चैप्टर में हम आपको पहचानना बताएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड थक्का जमना क्या होता है। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ब्लड का चैप्टर पूरा हो जाए। यह एक वीडियो में कंफर्म पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड बहुत बड़ा चैप्टर है। और विद्यार्थी जीवन में आप यदि हो, इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से मत देखिएगा, और ये भी मत समझिएगा कि हमारे कोर्स में आएगा इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इससे छूट के किसी भी कोर्स में नहीं, किसी भी कोर्स में इससे अलग नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर विद्यार्थी जीवन में है तो इसको जरूर एक बार टेस्ट कराएं, डॉक्टर की एडवाइस लें, तब आपका विद्यार्थी जीवन सफल होगा। अन्यथा आपका विद्यार्थी जीवन भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपके मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगी। इसलिए ये सब बहुत जरूरी